नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पर जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि कई परीक्षाओं से संबंधित तैयारी को कर रहे हैं। इन्हीं श्रृंखला में जो हमारा टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम है अब लगने ही वाला है, शायद 2-3 महीने में ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसी श्रृंखला में हम लोग पीजीटी यानी कि पीजीटी के राजनीति विज्ञान से संबंधित डेली हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने का प्रयास किया करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हालांकि चैनल पर कई प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है इस चैनल का, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके टेस्ट में जा सकते हैं और वहां से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट को लाइव देना चाहते हैं तो हर संडे को, ठीक है ना, हर संडे को चैनल पर टेस्ट होता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको टेस्ट मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को 10 के दम में। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या जिला न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों, जो पंचायत के चुनाव का कार्य होता है, ठीक है ना, जो चुनाव करवाने का कार्य होता है, उसके मतों की गणना आदि आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सब आपका ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य जो है व्यवस्था करवाती है पंचायतों में चुनाव आदि की। ठीक है, और राज्य को ये विषय कहाँ पर मिला गया है? तो हमारी जो भारत की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के बंटवारे में, ठीक है ना, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें से राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को रखा गया है, जिनके क्रियाकलाप आदि के बारे में जो है व्यवस्था कौन करता है? तो वो राज्य करती है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 2 यानी कि बी ठीक हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते हुए जाइएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने पर भंग किए जाने की स्थिति में, समयावधि पूर्ण होने पर भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी कितने समय के लिए? तो कह रहा है केवल शेष बचे हुए समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग हो जाती है पंचायत किसी भी स्थिति के कारण, तो वहाँ पर जो पंचायत गठित होगी, ठीक है, तो वो केवल शेष बचे हुए समय के लिए जो है आपका कार्य करती है। यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसमें भी एक नियम है कि अगर 6 माह, मान लीजिए किसी का कार्यकाल जब से मतलब पंचायत का चुनाव होता है, तो उस वर्ष से लेकर के अगले 5 वर्षों तक, ठीक है ना, उस वर्ष से लेकर के अगले 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल होता है। ठीक है ना, पंचायत का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर इस बीच, अगर मान लीजिए 6 महीने पहले, मतलब कि 7 महीने पहले, मान लीजिए 7 माह पूर्व अगर यहाँ पर चुनाव जो है मतलब किसी कारणवश होते हैं, तो आपका जो भी मतलब चुनाव पंचायत जीतेगा, वो आपके 7 माह के लिए कार्य करेगा। लेकिन क्या होता है कि 6 माह में चुनाव करा लिए जाने चाहिए चुनाव के, तो इस स्थिति में अगर 5 माह ही बचा हुआ है आपका कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में, तो उस स्थिति में ये समझा जाता है कि अगर चुनाव होगा तो वो अगले 5 वर्ष के लिए फिर कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके आसपास ही चुनाव करवा करके 5 साल के लिए व्यवस्था कर ली जाती है। लेकिन अगर 6 माह से पहले, यानी कि 7 माह, 8 माह या 1 साल, 2 साल के लिए अगर उससे पूर्व ही भंग हो जाता है पंचायत किन्हीं कारणवश, तो उस स्थिति में जो चुनाव होगा और जो चुना जाएगा वो केवल शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, और अच्छा प्रश्न है, आपके जीआईसी, जीडीसी वगैरह में आया हुआ है। ठीक, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी एक विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? कह रहा है एक कौन सी व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? तो प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। तो दोस्तों एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर केंद्र जो है, ठीक है ना, केंद्र मजबूत होता है, ठीक है ना, केंद्र मजबूत होता है, लेकिन इसके जो और संगठक होते हैं वहाँ से इनका समन्वय अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। यानी कि केंद्र मजबूत तो होता है लेकिन अगर नीचे के स्तर तक देखा जाए तो वहाँ तक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसीलिए यहाँ पर केंद्रीकरण की व्यवस्था होती है, जबकि भारत जैसे देश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय, ठीक, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय की बात यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था हमेशा केंद्र मजबूत होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखेंगे इसी प्रकार से अगला प्रश्न। 5वां क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है संस्कृति की राजनीति, राजनीति की संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों, विश्वास और दृष्टिकोण, राजनीति में संस्कृति का महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण, ठीक है ना। जब से व्यवहारवाद आया, जब से नई नई चीज़ें शामिल हुई तो उसमें ही राजनीतिक संस्कृति का भी उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण को अधिक से अधिक विस्तारित करना। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस श्रृंखला में। 6वां क्वेश्चन है लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं, ठीक है। तो समानता, क्षमता, विशिष्टीकरण, समानता, स्वतंत्रता और क्षमता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, समानता, एकता और विशिष्टीकरण। तो दोस्तों लुसियन पाई के द्वारा जो राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए गए हैं उसमें शामिल है ऑप्शन ए, यानी कि समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। लुसियन पाई की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नोट डाउन करिएगा, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण बताए थे। 3 लक्षण बताए थे, कौन कौन से थे? तो उसमें एक था आपका समानता, दूसरा क्षमता और तीसरा विशिष्टीकरण। तो दोस्तों ये नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपकी परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है, ठीक है। ये भारतीय राजनीति में बात होती है जिसकी की, ठीक है ना। भारतीय राजनीति में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंध है? तो सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था से सप्तांग सिद्धांत संबंधित है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब था कि राज्य के 7 सिद्धांत बताए गए थे, ठीक है ना। आपके जैसे भारतीय विचारक हैं मनु, कौटिल्य, इन सभी के द्वारा राज्य के 7 सिद्धांत बताए गए हैं, 7 उद्देश्य बताए गए हैं, 7 कार्य बताए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी नाम देकर के भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज, नैतिकता पर आधारित एक समाज।
तो यहाँ पर मार्क्स ने जो है एक वर्ग विहीन समाज की बात की है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग विहीन समाज की बात क्यों करते हैं वो कहते हैं कि जो है जो समाज है उसमें दो तरीके के वर्ग उत्पन्न हो गए। ठीक है ना, दो तरीके के वर्गों की बात करता है जिनके कारण असमानता फैल जाती है। ठीक है, एक जो आपका पूंजीपति वर्ग होता है, एक वो, और एक मजदूर वर्ग। ठीक, पूंजीपति वर्ग अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए राज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, राज का निर्माण करता है और राज क्या करता है, इन मजदूरों का शोषण करता है। ठीक है, इसलिए कहता है मार्क्स कि राज जो है शोषण का एक यंत्र है। ठीक है ना, क्या है, यंत्र है शोषण का। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इस प्रकार से यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसी श्रृंखला में देखेंगे अगला प्रश्न। नवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 50, 51, 52 और 53। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपका जो डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं शांति सुरक्षा की बात की गई है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बनी रहती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था। दोस्तों, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, देखिएगा ऑप्शन में, भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना करना, मुस्लिमों के बृहत बहुमत को संतुष्ट करना। तो वैसे तो देखा जाए तो जो सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना करना, ये भी एक कारण था यहाँ पर। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनका मुख्य कारण क्या था कि बंगाल एक हब बना हुआ था, एक केंद्र बना हुआ था, जहाँ से कांग्रेस अपनी सारी व्यवस्था, जो क्रांतिकारी जो है व्यवस्था थी, जो भी जो है वो बनाते थे नियम अपने, तो यहीं से केंद्र से संचालन होता था। तो बंगाल ही उसका एक हब था, एक केंद्र था। तो यहाँ पर उस चीज़ को रोकने के लिए मुख्यतः उन्होंने क्या हुआ कि बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को रोकने के लिए बंगाल विभाजन का किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से बी ठीक हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना था, नाम तो यही था, लेकिन मुख्य कारण क्या था कि बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को रोकना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी एक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।